प्रिय विद्यार्थियों एवं विज्ञान प्रेमी मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह हम जल के समानार्थी शब्दों से बादल और समुद्र के समानार्थी शब्द बनाते गए थे, और मैंने आपसे कहा भी था कि इसे हम किस तरह से समझ सकते हैं, इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज हम अपना ध्यान वहीं पर केंद्रित करते हैं कि रचना की दृष्टि से शब्दों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं? पहला प्रकार दिया जाता है रूढ़ शब्द। तो ध्यान से समझिएगा, रूढ़ शब्द का मतलब होता है ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते। खंड का मतलब जिन्हें हम अन्य किसी भी प्रकार से तोड़ेंगे तो वो शब्द फिर अर्थयुक्त नहीं रह जाएंगे, सार्थक खंड नहीं हो सकेंगे। ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने पानी पर चर्चा की थी, तो पानी अपने आप में एक रूढ़ शब्द है। पानी, यदि आप इसको और तोड़ोगे, प, धन आ, धन न, धन ई, तो फिर ये अर्थ नहीं देगा। यदि आप कमल शब्द है, इसे 3 अलग अलग अक्षरों में तोड़ना चाहेंगे, क, धन म, धन ल, तो ये फिर अर्थ नहीं देगा। तो ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं हो सकते, इन शब्दों को हम कहते हैं भाषा की दुनिया में रूढ़ शब्द। फिर ऐसे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं किंतु नया अर्थ नहीं देते। वो शब्द अपना स्वतंत्र अर्थ रखते हुए आपस में मिलते हैं और उनके मिलने से भी उसी प्रकार के अर्थ का बोध होता है। जैसे समझिएगा, हमने आराम कुर्सी शब्द को लिया। आराम का मतलब आराम और कुर्सी का मतलब कुर्सी। इन दोनों शब्दों को एक साथ मिलाने पर हमें अर्थ मिल रहा है आराम करने के लिए बनाई गई कुर्सी। ऐसी कुर्सी जिस पे हम थोड़ा सा बैठे बैठे लेट सकते हैं। तो ये दोनों शब्दों के मिलने से दोनों का अर्थ अपनी अपनी जगह है और हमने एक नया शब्द बना लिया, आराम कुर्सी। इसे हमने कहा यौगिक शब्द। इसी प्रकार हाथ घड़ी, तो यहाँ पर हाथ का अर्थ हाथ ही है और घड़ी का अर्थ घड़ी है, और हाथ घड़ी का अर्थ हो जा रहा है हाथ में पहनी जाने वाली घड़ी। अब शब्दों की दुनिया में एक तीसरा शब्द आता है जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा, और यहीं से समानार्थी या पर्यायवाची शब्दों की कहानी शुरू होती है। इस तीसरे प्रकार के अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दिमाग में इसे बहुत अच्छे से बैठाएं। तीसरा प्रकार है इस शब्दों का। कौन सा प्रकार है? योग रूढ़ शब्द। और इसका आशय होता है कि ऐसा शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बनता है और एक नया अर्थ देता है, भिन्न अर्थ देता है, वो योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। जैसे हम लोग अभी देख रहे थे, कुछ ही मतलब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक शब्द लिया था जलधर। जल यानी पानी और धर यानी धारण करना। ये दोनों शब्द आपस में मिले और एक नया अर्थ मिल गया, बादल। जल और धर दोनों शब्दों के अर्थ किनारे हो गए, और जलधर कहते ही हमारे दिमाग में बादल की छवि आ गई। ऐसे ही वारिद शब्द है। वारिद, वारी मतलब पानी और द यानी लेना, लेकिन वारिद कहते ही हमारे सामने एक नया शब्द आ रहा है, बादल। और ऐसी शब्दों की हम लगातार अनवरत एक श्रृंखला बनाते चलेंगे। जैसे चंद्रशेखर शब्द आपने सुना होगा। चंद्र का मतलब होता है चंद्रमा और शेखर का मतलब होता है शिखर। चंद्रमा जिसके शिखर पर है, तो ऐसे देवता का नाम आ जाएगा भगवान शिव। तो इस तरह से आपने एक बेसिक पर अपनी पकड़ बनानी शुरू की कि शब्दों को हमने 3 प्रकार में बांटा, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और जो योग रूढ़ शब्द होते हैं, इन्हीं योग रूढ़ शब्दों के माध्यम से समानार्थी शब्दों की श्रृंखला बनती है। इन्हीं शब्दों के माध्यम से कभी कभी अनेकार्थी शब्द भी बनते हैं। तो हम इन्हें एक के बाद एक सीखते जाएंगे और हमारे भाषा ज्ञान में अनवरत रूप से वृद्धि होते जाएगी। जैसे मैं आपके सामने फिर से
कुछ बता रहा हूं। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पानी के लिए हमने कौन कौन से समानार्थी शब्द लिए थे। जल लिया था हमने, जल का अर्थ होता है पानी, वारी का अर्थ होता है पानी, अंबु का अर्थ होता है पानी, नीर का अर्थ होता है पानी, पय का अर्थ होता है पानी। अभी मैं इतने ही शब्दों को ले रहा हूं। मैंने पिछले वीडियो में बहुत से शब्द बताए थे। इन शब्दों से अब मैं फिर से एक नया आपको शब्द बनाकर समझाऊंगा। जैसे यहां से कैसे हम नया काम करेंगे देखिएगा। ज, एक छोटा सा शब्द है ज। ज का अर्थ होगा जन्म लेना। अब जैसे ही ये ज शब्द हिंदी के पानी के इन समानार्थी शब्दों में जुड़ेगा, इससे अनेकार्थी शब्दों की श्रृंखला बनेगी। जल से उत्पन्न होने वाली वस्तुओं के लिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जल से संबंधित मानी गई है। जैसे हम जल में ज जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? जलज। वारी में ज जोड़ेंगे तो क्या शब्द बनेगा? वारिज। अंबु में ज जोड़ने से शब्द बनेगा अंबुज। नीर में ज जोड़ने से शब्द बनेगा नीरज। पय धन ज, इस तरह से एक शब्द बनेगा पयोज। तो इन शब्दों का अर्थ होगा जल से उत्पन्न। तो अब जल से क्या क्या उत्पन्न होते हैं आप इन्हें समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे शब्द किन किन शब्दों के लिए जाएंगे देखिएगा। हम इनसे कैसे शब्द बनाएंगे या किन किन शब्दों के ये अनेकार्थी शब्द बनेंगे। जल से उत्पन्न होता है मोती, इसलिए जलज का अर्थ मोती, वारिज का अर्थ मोती, अंबुज का अर्थ मोती, नीरज का अर्थ मोती और पयोज का अर्थ मोती हो जाएगा। जल से ही उत्पन्न होता है कमल। तो ये कमल के समानार्थी शब्दों के रूप में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जलज का अर्थ कमल होगा, वारिज का अर्थ कमल होगा, अंबुज का भी अर्थ कमल होगा, नीरज का अर्थ कमल होगा, पयोज का भी अर्थ कमल होगा। जल से ही मछली का जन्म हुआ है, इसलिए मछली को भी इन सब के अर्थ के रूप में लिया जाएगा। जल से शंख मिलता है समुद्र से, इसलिए शंख को भी इन सब शब्दों से जोड़कर देखा जाएगा। जल से ही सीपी मिलती है, सीप के अंदर ही मोती रहता है, इसलिए शंख, सीपी ये सभी भी जलज, वारिज, अंबुज, नीरज और पयोज कहलाएंगे। सेवार नामक एक वनस्पति भी इन्हीं सब शब्दों की श्रेणी में आएगी। साथ ही साथ जलज, वारिज, अंबुज, नीरज, पयोज इन सब शब्दों से चंद्रमा का भी अर्थ लिया जाएगा। अब इसे ध्यान से समझिए। चंद्रमा साहित्यिक दुनिया में समुद्र से निकला, समुद्र मंथन से आया, इसलिए चंद्रमा जलज है, वारिज है, अंबुज है, नीरज है, पयोज है। और दूसरे तरीके से समझेंगे तो सूर्य अग्नि तत्व की प्रधानता से युक्त है और चंद्रमा जल तत्व की प्रधानता से युक्त, इसलिए चंद्रमा के लिए भी जलज, वारिज, अंबुज, नीरज और पयोज कहा जाता है। और कपूर को भी हिंदी साहित्य की दुनिया जलज, वारिज, अंबुज, नीरज और पयोज मानती है। यदि आप तर्क से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो कपूर दिखता ठोस है, पर जैसे ही हम उसे कुछ देर तक खिलाते हैं वो द्रव में बदल जाता है। तो अनेकार्थी शब्दों को यदि कोई विद्यार्थी समझेगा, याद करना चाहेगा, तो जलज से क्या क्या अर्थ निकलेगा? मोती, मुख्य रूप से जिसको दिमाग में रखिए, मोती, मछली, सीपी, शंख, चंद्रमा, कपूर और सबसे प्रसिद्ध कमल।
और बिल्कुल इसी तरह से वारिज के भी यही शब्द अर्थ हैं, अंबुज के भी यही शब्द अर्थ हैं, नीरज के भी यही शब्द अर्थ हैं, पयोज के भी यही शब्द अर्थ हैं। तो हमने जैसे पिछले वीडियो में जल से शुरुआत की थी, जल से हमने उसके समानार्थी शब्द देखे, जल, वारी, अंबु, नीर, पय। पिछले लेक्चर में हमने उदक, सलिल, तोय, मेघ पुष्प जैसे शब्दों पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया। फिर हमने जल से बादल के समानार्थी बनाए, जलद, वारिद, अम्बुद, नीरद, पयोद। जल से हमने समुद्र के समानार्थी बनाए, जल निधि, वारि निधि, अम्बु निधि, पयो निधि, तोय निधि, उदधि। बिल्कुल उसी तरह आज फिर हमारा भाषा ज्ञान बढ़ गया। जल के समानार्थियों में केवल हमने ज शब्द को जोड़ा और जलज, वारी, अम्बुज, नीरज और पयोज जैसे शब्दों का जन्म हुआ। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आप हिंदी के एक रोमांचक सफर की शुरुआत कर चुके हैं और लगातार आपका शब्द ज्ञान बढ़ते जाएगा और बढ़ते ही जाएगा। आपसे फिर मुलाकात करते हैं। धन्यवाद।